Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज का क्लास होने वाला है चैप्टर नंबर 3 केमिकल कैलकुलेशन यानी रासायनिक गणना है जो कि क्लास 10 के फिजिकल साइंस का एक क्वेश्चन है। माध्यमिक के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और माध्यमिक में इस चैप्टर से क्वेश्चंस मैंडेटरी है। बच्चों में कंफ्यूजन इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा है और कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं जहां पर बच्चे सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं 13 ये पॉइंट्स है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन 13 पॉइंट्स पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इन 13 पॉइंट्स को कवर करने के बाद इस चैप्टर का जो बेसिक आइडिया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक आपके लिए एनफ नहीं है क्योंकि इस बेसिक के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करने के लिए जो चीजें जाननी है वो आप लोग आने वाले पार्ट्स में सीखेंगे। अगर आप आज के वीडियो को इन जितने भी टॉपिक है इन सबको जानते हैं तो आप आज के इस वीडियो के सिर्फ इस लास्ट चीज को वन एग्जांपल या फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन दोनों पार्ट्स को देख लीजिए। इसके अलावा बाकी चीजें अगर आप लोगों को पता है देन वेल एंड गुड, आप सेकंड पार्ट में इन दोनों को कवर करने के बाद सेकंड पार्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज आप पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं जहां से आपको ये सारी चीज मिलेगी। तो चलिए केमिकल कैलकुलेशन में आपको इलैबोरेटली समझाना स्टार्ट करता हूं और इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा जो कि ऊपर आई बटन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं होमवर्क और क्वेश्चन, अगर कोई इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस या होमवर्क्स देने हैं तो मैं वो हमेशा कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप कमेंट को भी चेक कीजिएगा और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो वहां कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो इस चैप्टर में पहला जो चीज हमें जानना है वो है केमिकल रिएक्शन। अगर आप केमिकल कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं और केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है नहीं जानते हैं तो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए समझा दूं। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण में मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि दो एलिमेंट्स हमारे पास ए एंड बी है जो रिएक्ट कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। आफ्टर रिएक्शन वो C+D फॉर्म कर रहे हैं, तो इससे हम लोग इस तरह के फॉर्म को हम कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्म है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये जो मैंने आपको दिया, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक मतलब जर्नल एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल 2H2O इज इक्वल्स टू 2H2 प्लस O2। अगर आप इसे देखोगे तो आप देखोगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। यहां पर जो दो ए और बी थे वो दो नहीं है, सिर्फ एक है, ये भी पॉसिबल है। और सी और डी जो बाद में आए हैं, देखिए यहां पर एक और दो चीजें दिख रही है। कभी कभी ये एक भी हो सकता है कि यहां पर दो और यहां पर दो हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यहां एक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया एक केमिकल रिएक्शन कैसा दिखता है। इसके दो भाग आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके दो भाग आते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट में है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स और जो फाइनल आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, हिंदी टर्म्स इसके मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हिंदी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया कैसी होती है, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मात्रा के अविनाशिता का सिद्धांत, यानी मात्रा अविनाशी है। ये सिद्धांत क्या कहता है और ये इस चैप्टर में कैसे एप्लीकेबल है उसको समझाता हूं। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है ना ही मात्रा बनाई जा सकती है ना ही मात्रा को खत्म किया जा सकता है, ये सिर्फ रूप बदलती है। इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को मोमबत्ती का एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास एक कैंडल है, आप उसे जला रहे हो तो देखोगे कैंडल जलते जलते खत्म हो जाती है। तो क्या आप लोग ये समझोगे कि कैंडल खत्म हो गई, उसका जो मास मात्रा प्रेजेंट था वो खत्म हो गया? आंसर है नहीं, वो कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ? तो जलकर वो कुछ एसिड्स बनाता है, कुछ राख और बाकी गैस बन जाता है। तो इस तरह से जो वैक्स हमारे पास था जिससे हमारा कैंडल बना हुआ था, जो मात्रा हमारे पास थी, अगर आप कन्वर्सन के बाद वो जो गैस आपके पास मिल रहा है उसे आप कलेक्ट कर लो और जो आपके पास एस बच रहा है, जो राख बच रही है, उसे कलेक्ट कर लो, जोड़ोगे तो आपको दिखेगा सब दोनों इक्वल आ रहा है। यानी जो पहला कैंडल था और जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट्स मिला वो दोनों इक्वल आए। इसी चीज को यहां समझिए। यहां पर देखिए वाटर हमारे पास है जो कि कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां किस तरह से एप्लीकेबल होगा? कुछ इस तरह से कि जो रिएक्टेंट्स है इसका जो मास होगा, टोटल मास, अगर रिएक्टेंट्स मोर देन 1 है, मोर देन 2 है, वो भी पॉसिबल है। अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स भी आते हैं उस कंडीशन में भी जितने टोटल रिएक्टेंट्स है उनका जो टोटल मास होगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास, सो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। यही हमारा इस चैप्टर में एप्लीकेबल होगा। रिएक्टेंट्स का मास और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा। टोटल मास जो होगा रिएक्टेंट्स का और टोटल मास जो होगा प्रोडक्ट का वो इक्वल होगा। अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है।
तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों इंटरकनेक्टेड है। मैं आपके सामने ऑक्सीजन लिखता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। आप लोगों ने O2 भी देखा होगा, ये हो गया मॉलिक्यूल और ये हो गया एटम। तो एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस आप लोगों को पता है? एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? आई होप कि आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल पता होगा। नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। जो सबसे बेसिक है वो है एटम, और एटम के कॉम्बिनेशन से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है मास, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एटम जो होता है वो सबसे बेसिक होता है। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो है रिप्रेजेंटेड बाय O, एटॉमिक मास, और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16। पीरियोडिक टेबल जो कि 8.1 चैप्टर है हमारे, उस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में और भी डिस्कशन किया है। और मॉलिक्यूलर मास की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर मास को हम लोग हमेशा एटॉमिक मास के स्टेबल फॉर्म को समझते हैं। यहां पर याद रखिए मॉलिक्यूलर मास जो है वो O के बाद 2 है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैं एक और एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है? तो एटॉमिक मास पता कर लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाता हूं एक दो एग्जांपल्स। आप लोगों ने ये सीखा, ये हम लोगों ने एक एग्जांपल किया। एटॉमिक मास अगर पता है तो मॉलिक्यूलर मास निकालना। याद रखिए एटॉमिक मास विल ऑलवेज बी गिवन टू यू, एटॉमिक मास विल ऑलवेज बी गिवन टू यू। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एटॉमिक मास आपको प्रोवाइड करेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने एग्जांपल 1 बताया। तो आप मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से कैसे निकालोगे उसका एक एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये एग्जांपल ले लेता हूं 2H2O को, 2H2O। तो इसमें आपके पास एटम्स कौन कौन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो चलिए इसका एटॉमिक मास जान लेते हैं। क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1 है। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तरीका कुछ इस तरह से होगा, 2 है ना, तो 2 यहां रखिए। H2O को निकालेंगे तो H के साथ 2 है, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ये 1 क्यों? क्योंकि 1 है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ओके। और 2 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? क्योंकि H2 है। प्लस दूसरा एटम कौन सा है, O का कितना है 16, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर में 2, क्यों ब्रैकेट के बाहर में 2? क्योंकि ये जो H2 है वो 2 है, प्रोडक्ट होगा। चलिए रिजल्ट निकालते हैं। 2 प्रोडक्ट, 2 + 16 दैट इज 18, 18 2 जार 36, तो 36 हो गया हाइड्रोजन का, वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स का, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास। तो मैं आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझा चुका हूं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इस चैप्टर में हमारे पास इस नंबर के साथ कुछ ज्यादा काम नहीं है, फिर भी मैंने इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एटॉमिक एवोगैड्रोस नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23। अब आगे बढ़ते हैं। मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है इसको समझते हैं। मोलर वॉल्यूम यानी मोलर आयतन। अगर मैं आपके पास किसी का 1 मोल दे दूं तो उसका आयतन, 1 मोल आपको अगर मैं प्रोवाइड कर दूं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। यहां एक टर्म इंपॉर्टेंट है, STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर STP नहीं हुआ तो यह बदल जाएगा। 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, सॉरी किसी का भी अगर मैं 1 मोल प्रोवाइड करता हूं, किसी भी मैं केमिकल की बात करूं, किसी भी केमिकल का अगर आपके पास 1 मोल है तो STP पर उसका वॉल्यूम और विदाउट STP पर वॉल्यूम डिफरेंट होगा। मैं STP की बात करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो उसका वॉल्यूम होगा वो फिक्स है। किसी का भी अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, ओके। इससे अगर आप मिलीलीटर में जानना चाहते हो तो समझ लो 22.4 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलीलीटर आएगा। दोनों ही डेटा हमारे काम में आते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स आगे मूव करेंगे, 22,400 मिलीलीटर। तो 22.4 मिलीलीटर याद रखना ही काफी है। मैंने बस ये कन्वर्सन सिखा दिया, 22,400 मिलीलीटर भी हो सकता है किसी का भी 1 मोल। तो अगर मैं आपके पास बात करूं मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल क्या होता है, O2, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा STP पर, यू विल से 22,400 मिलीलीटर या 22.4 मिलीलीटर। अगर मैं बोलूं वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का, तो देखिए 2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, यहाँ 1 मोल के लिए 22.4 मिलीलीटर है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ओके। 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो मोलर वॉल्यूम आपको समझ में आ गया। अगर मोलर वॉल्यूम समझ में आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मोलर वॉल्यूम पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग ये क्वेश्चन करके बताइए। हाइड्रोजन H2 जानते हैं ना, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, पता है। इसका STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, 1 मोल का
वॉल्यूम कितना होगा, आयतन कितना होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है इसका आंसर दें। और याद रखिए इस वीडियो में इस टाइम को जरूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर अभी आप टाइम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो टाइम है फॉर एग्जांपल अगर ये 3 मिनट 4 सेकंड्स है तो मेंशन कीजिएगा 3 मिनट 4 सेकंड्स आंसर दिस। ओके, इस तरह से हमेशा मेंशन कीजिएगा। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी टर्म को अब मैं समझाऊंगा और इसके साथ 10 नंबर जो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन है वो भी समझा दूंगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी किस तरह से रिलेटेड है। देखिए वेपर डेंसिटी को वीडी कहते हैं, वीडी से जनरली शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। अगर वेपर डेंसिटी की बात की जाए तो जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसका डिवाइडेड बाय 2 करने पर जो वैल्यू मिलेगा वही होगा वेपर डेंसिटी। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि मॉलिक्यूलर मास होता है 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसपे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। वेपर डेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। वेपर डेंसिटी और रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ समझ लेना इनफ है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वो टॉपिक्स जो आप लोगों के इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 11 नंबर। इस चैप्टर में याद रखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। टाइप 1 जिसमें आपको मैं जब क्वेश्चंस दूंगा तो दोनों तरफ, मतलब जो भी मैं क्वेश्चन में डेटा प्रोवाइड करूंगा और जो क्वेश्चन में डेटा पूछूंगा, यानी कि अब याद रखिए यहां पर एक चीज आप लोगों को समझना है। मैंने बहुत बार देखा है, सुना है, समझा है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि आपको हमेशा रिएक्टेंट के बारे में एक डेटा रिएक्टेंट पे होगा, एक प्रोडक्ट पे होगा। नहीं, अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स है तो दोनों रिएक्टेंट पर ही क्वेश्चन बन सकता है। यानी जो 2 डेटा गिवन होंगे वो दोनों डेटा हो सकता है दोनों में ही आपको मास, एटॉमिक मास या मास प्रोवाइड कर दिया जाए, मॉलिक्यूलर मास नॉट एटॉमिक मास। तो आपको मास दे दिया जाए तो मास, मास टाइप, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन मैंने इसे डिफाइन इस तरह से किया कि मैं जो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा तो एक टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें मास मास टाइप होगा। यानी कि जो भी डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा वो भी मास पे होगा और जो पूछूंगा वो भी मास पे होगा। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वो होगा वॉल्यूम बेस्ड। ठीक है, ये होगा मास वॉल्यूम बेस्ड, मतलब एक तरफ मास होगा और दूसरी तरफ वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, अब फिर से बताऊं, दूसरे तरफ का मतलब है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी बात कर रहा हूं। एक चीज जो आपको दिया जाएगा और एक चीज जो पूछा जाएगा वो होगा मास और वॉल्यूम। डोंट वरी, अगर अभी आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ये जो 1 एग्जांपल मैं आपको करवाने वाला हूं, जब मैं ये आपको करवाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। और आते हैं टाइप 3 पे। तो टाइप 3 में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे डिस्कशन में आज आने वाले हैं। पहला डिस्कशन होगा मास मास टाइप का, दूसरा होगा मास वॉल्यूम टाइप का, तीसरा होगा वॉल्यूम वॉल्यूम टाइप का। डोंट वरी, आज हम ये सब डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये हमारे अपकमिंग वीडियोस का प्लान है। ये हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके कवर करेंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं इस चैप्टर को और आगे तो कंटिन्यू रखिए, जहां पर हम लोग जानने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। ये रिएक्शंस क्यों जरूरी है हमारे लिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं उसको स्टार्ट करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग फ्री वीडियोस देख रहे हैं और फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल है। लेकिन ऊपर के आई बटन पे आप लोगों को हमारा एक और वीडियो मिलेगा जो है ज्वाइन बटन। फ्री वीडियोस के अलावा अगर आप हमारे मेंबरशिप प्लान्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको अलग से बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो जानने के लिए उस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए एंड डेफिनेटली उसके बाद आप लोग माध्यमिक के लिए रेडी हो जाइए, जहां पर आप लोग ज्वाइन करने के बाद 70-80% तक मार्क्स जरूर स्कोर करेंगे। आपके डेडिकेशन के बाद हमारी मेहनत होगी, आपका डेडिकेशन हमारी मेहनत और रिजल्ट 80% पार। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक का लेटर लाना ये हमारा टारगेट है, इन सब्जेक्ट्स में लेटर आपका जरूर आए। तो आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोगों ने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए ये जिस टाइम पे वीडियो बन रही है और जिस टाइम पे आप देख रहे हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मैं अभी तक जितने भी माध्यमिक के ईयर बीते हैं, जितने भी बुक मैंने पढ़े हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका कलेक्शन करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बना रखे हैं। मैं वो रिएक्शंस आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 by 1। ओके, आप उन रिएक्शंस को याद रखो। रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको नेक्स्ट में जब एग्जांपल स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज एक एग्जांपल देने वाला हूं उसी में मैं आपको वो समझा दूंगा कि रिएक्शंस जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस याद कर लेने क्यों इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बताना जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके साथ कमेंट सेक्शन में अगर मैं कुछ नए केमिकल रिएक्शंस बाद में जाके डिस्कवर करता हूं तो उनको ऐड करता रहूंगा, तो चेक जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मैंने इस वीडियो को अपडेट किया है और नए केमिकल रिएक्शंस ऐड किए हैं। ठीक है,
माध्यमिक ईयर पास होने के बाद इस तरह से कुछ, या टेस्ट पेपर आने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस मुझे नए लगे जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जानने के लिए मैं आपको ऐड कर दूंगा। इस बारे में और डीप डिस्कशन हो जाएगा जब हम लोग लास्ट इस वीडियो को एंड करेंगे तब तक। तो चलिए समझते हैं इस चीज को कि कितने केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का उसमें विघटन, यानी कि उसको थर्मली उसका एक्सपेंशन होना क्या होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला, इसका केमिकल रिएक्शन मैं आपको लिख देता हूं, 2KNO3, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। यहां से जो केमिकल रिएक्शन होगा इक्वल टू बनेगा 2KNO2, ये है प्लस O2। यहां पर आपको ये समझना है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट और ये है पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट से पोटेशियम नाइट्राइट, और ये है ऑक्सीजन। तो ये आप लोगों को समझ के इसलिए रखना है कि कभी अगर किसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल के दौरान आपसे कह दे पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन जिसमें पोटेशियम नाइट्राइट प्रोड्यूस होता है, तो आप ये लिखोगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो आप इसे लिखोगे, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो केमिकल रिएक्शंस आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा। अब केमिकल रिएक्शंस का मैं आप लोगों के साथ सैंपल दे रहा हूं, आप इन सैंपल्स को अगर यूज करोगे एग्जाम में, इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाला है, इनको आप यूज करोगे और सिंपली क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। अगर आप रिएक्शन छूट जाते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा टफ। मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला हूं कि बिल्कुल बेसिक एकदम इजी केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था 2H2O वाला, जिसमें बैलेंसिंग की भी खास जरूरत नहीं है, इजीली समझाया जा सकता है। वैसे केमिकल रिएक्शंस देखिए, अगर मैं आज का क्लास समझा दूं और उसके बाद आप लोगों को बोलूं आप लोग सीख गए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के रिएक्शन आ गया और पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन आपको नहीं पता, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हो, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उनका कलेक्शन यहाँ है, एक एक करके समझ लीजिए, और जो टर्म्स मैं बोल रहा हूं उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। अगला जो केमिकल रिएक्शन है वो है पोटेशियम क्लोरेट को लेकर। पोटेशियम क्लोरेट जो का जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से, 2KClO3, 2KCl क्लोरीन है, O3 ऑक्सीजन है, और जब इक्वल टू होगा तो बनेगा 2KCl पोटेशियम क्लोरेट प्लस 3O2। ओके, याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन कभी बोल सकता है पोटेशियम क्लोरेट से ऑक्सीजन बनना, इस तरह से केमिकल रिएक्शन आपको पूछा जाता है। चलिए थर्ड केमिकल रिएक्शन को जानते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को 2 केमिकल रिएक्शन बनाया है, इसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन जो स्टार्टिंग में बताया था वो हम लोग एग्जांपल में भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चूना पत्थर, यानी लाइमस्टोन से बोलता है लाइम बनना है, चूना पत्थर से चूना बनना। तो ये चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। और जब ये डिसॉल्व होता है, इसका जो केमिकल रिएक्शन बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब इसे भी आप लोग याद रख सकते हो, कभी बोलता है चूना पत्थर से चूना बनना, ये है चूना पत्थर, ये है चूना, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो एग्जाम में कभी कभी आता है इस तरह के रिएक्शंस, तो इस तरह इस नाम से भी बोला जाएगा। तो बोलेगा जब कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन, तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्सीजन बनना, कैल्शियम ऑक्साइड बनना, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, तो आप ये रिएक्शन यूज करोगे। चलिए फोर्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक और केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है कॉपर का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। कॉपर यानी कि Cu और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो होता है 2H2SO4, ये होता है केमिकल रिएक्टेंट्स। देखिए अभी तक सब में मैंने एक रिएक्टेंट लिए थे और प्रोडक्ट्स 2 निकले थे, लेकिन यहाँ 2 रिएक्टेंट्स लिए हैं और प्रोडक्ट क्या निकलता है? प्रोडक्ट भी 2 निकलेगा, कुछ इस तरह से निकलेगा CuSO4, लेकिन साथ में बनेगा 2H2O और भी कुछ बनने वाला है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को बहुत वैल्यू दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्यूप्रिक सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, जहां पर आपने पहले कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड को लिया। मैं आपको एक चीज बताता हुआ चलो, इससे पहले कि 5th नंबर करूं। देखिए अगर मैंने किसी क्वेश्चन को, मैं मान लेता हूं कि नेक्स्ट पार्ट में जब मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर मैंने इस रिएक्शन को सिर्फ ले लिया होता तो मैं आपको बोलता केमिकल रिएक्शंस करने काफी आसान होते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो COCO3 है, आपको बोला गया चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये हो गया। तो बचा क्या? देखो आपको एक कैल्शियम मिल गया है, एक ऑक्सीजन मिल गया है, तो आपको क्या एक्स्ट्रा बच गया? एक कार्बन बच गया, राइट। और कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 ऑक्सीजन बच गए, राइट। आपको बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी लगा, राइट। लेकिन यही चीज आप अगर इस क्वेश्चन में करना चाहोगे तो इस क्वेश्चन में ये 2 जो है साइड में, आप इसे बैलेंस कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। करके देखिए, आप बोलोगे K से KCl निकला, तो O3 बचा, तो यहाँ पर O2 क्यों लिखा हुआ है? अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 यहाँ 2 दिया गया है, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझिए कि केमिकल रिएक्शंस को याद रखना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह से समझ लेंगे कि इस तरह से हो जाता है, हमेशा हर केमिकल रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होता। चलिए 5th नंबर एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 5th नंबर एग्जांपल में मैं आप लोगों के सामने
वाटर का रिएक्शन लूंगा जहां पर एक छोटा सा रिएक्शन है, जो मैंने पिछला रिएक्शन लिया था, जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था, उसका ठीक उल्टा है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अगर मैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाऊं तो जो प्रोडक्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। यहाँ पर याद रखिए जो वाटर बनता है ये वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर माने पानी का भाप बनता है। ओके, चलिए 6th केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। 6th केमिकल रिएक्शन जो आज मैं एग्जांपल में आप लोगों के साथ लेने वाला हूं वो है सल्फर का रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होता है। अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इजी सा एग्जांपल है, देखिए इसको भी अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता, एग्जांपल इसे चूज कर बना देता तो आप लोगों को बहुत आसान लगता हो कि सल्फर ऑक्सीजन में SO2 बन गया। लेकिन बाकी रिएक्शंस को क्या आप इस तरह से डिफाइन कर पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 7 नंबर रिएक्शंस को लेते हैं। 7 नंबर रिएक्शन में जो मैं रिएक्शन आप लोगों के साथ लेने वाला हूं वो होने वाला है जिंक यानी Zn, जिंक जस्ता जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इसके साथ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। ये टर्म्स जो मैं बोल रहा हूं इनको लिख लीजिएगा इसके नीचे में, ठीक है, सबके हिंदी टर्म्स लिख लीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शंस को याद रखना जरूरी है। तो इसमें हम लोग किसका रिएक्शन सीख रहे हैं? जस्ता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, जिंक विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये आप रिएक्ट करवाओगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से आएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी H2। 7 केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं और कुछ 2-3 और केमिकल रिएक्शंस का मैंने कलेक्शन किया हुआ है, तो काइंडली उनको देख लीजिए। उसके बाद मैं आज एक एग्जांपल के साथ आज का क्लास खत्म करने वाला हूं। तो और मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको डिस्कस करके जल्दी से क्लास खत्म करता हूं। तो चलिए 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ। अगला जो केमिकल रिएक्शन मैं आपको समझाने वाला हूं वो है आयरन, जिसको हम लोग Fe कहते हैं, ठीक है, फेरस के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर 2 होगा पहले। और जब आप इसे रिएक्ट करवाओगे तो जो हमारा फैक्टर निकल के आएगा वो आएगा प्रोडक्ट निकल के आएगा वो होगा FeCl प्लस H2। ओके, याद रखिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से बहुत तरह की शर्तें भी होती हैं, तो कभी कभी शर्तों की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। अगला केमिकल रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम इसके फॉर्म से बिल्कुल अलग है। नाम है प्रोपेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ओके, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा 8.6 है, जो 8 नंबर का सबसे लास्ट वीडियो है, प्लस 4Cl2। जब आप लोग इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 8HCl, 8 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस 3 कार्बन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10th नंबर रिएक्शन की तरफ। यही हमारा आज का लास्ट है, बस ये 10 रिएक्शंस आप लोग याद रखिए अभी के लिए। लास्ट रिएक्शन जो है वो है एसिटिलीन का रिएक्शन। अब एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन होता है 2C2H2 और इसके साथ जब आप 5O2 को रिएक्ट करवाओगे तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। हो गया। तो ये वो 10 केमिकल रिएक्शंस है जो टिल नाउ माध्यमिक के पिछले ईयर्स में और बाकी क्वेश्चंस को मिलाकर मैंने कलेक्ट किया है। मुझे लगता है कि इन सबको आपको जानना है, ठीक है। इसके अलावा और केमिकल रिएक्शंस क्या पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए मैं डेफिनेटली अपडेटेड वीडियो बना सकता हूं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन पे आप लोगों को कुछ केमिकल रिएक्शंस का लिस्ट बना के दे दूंगा। उनको फॉलो कीजिएगा अगर आप लोग और केमिकल रिएक्शंस जानना चाहते हैं जो आपके माध्यमिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को जब नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन देखता हूं तो डिस्कवर करता हूं तो उसी में ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने डिसाइड किया था आज के क्लास में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने का, उनमें से देखिए हमारे पास सिर्फ एक एग्जाम्पल बाकी है, जिसके बाद हमारा आज का क्लास हम खत्म कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक आखिरी एग्जाम्पल देके आज का क्लास खत्म करना चाहूंगा। बेसिक्स की वीडियो में इतना टाइम लगाना, आई थिंक बच्चे अब तक वीडियो देख नहीं रहे होंगे, बोर हो गए होंगे, लेकिन सब्जेक्ट को सही से समझने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो क्यों एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं आज के क्लास में? एक एग्जाम्पल इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को इलैबोरेटली समझा दूं जो भी हमारा क्वेश्चन होने वाला है। एक क्वेश्चन जब मैं आपके सामने दूंगा, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें आपको एटॉमिक मास निकालना है किसी एक का, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, सैंपल क्वेश्चन। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है वाटर का, ठीक है, आपके पास 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम्स वाटर यानी H2O, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर रहे हैं, ये कितना है? 18 ग्राम्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यहां पर रफली लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन फिर मैं यहां स्टार्ट करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है मुझे। आपके पास 18 ग्राम वाटर है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होगा? ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। मैंने आपको कह दिया कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगा। अब इसका केमिकल रिएक्शन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने आपको बोला है मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं और ऑक्सीजन बन रहा है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ऑक्सीजन जो बनेगा उसका द्रव्यमान या मास और वॉल्यूम यानी आयतन क्या होगा? मैं आपको यहां पर एटॉमिक मास प्रोवाइड कर देता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16।
ये आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा। अब जब आप इस तरह का क्वेश्चन देख रहे हो तो सॉल्व कैसे करोगे, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला और बेसिक स्टेप हम क्या लेंगे, सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है स्टेप 1 करके मैं इसे लिख देता हूं। स्टेप 1 पहला और बेसिक एग्जांपल स्टेप ये होता है कि आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखो जो इस पर है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का जो केमिकल रिएक्शन है वो है जो मैंने आप लोगों को एकदम एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था, 2H2O इक्वल्स टू 2H2 प्लस O2। आप लोगों ने नोटिस किया अगर आप लोगों को स्टेप 1 यानी कि केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही नहीं पता है तो आप चैप्टर को इस क्वेश्चन को बनाना ही आपके लिए नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगहों पर नोटिस किया है बच्चों को केमिकल रिएक्शंस के इस इंपॉर्टेंस के बारे में बताया ही नहीं जाता है। अगर यही नहीं बताऊंगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 हम अगला स्टेप क्या लेंगे, अगला स्टेप हम एक छोटा सा स्टेप लिखने वाले हैं इस केमिकल रिएक्शन पर बेस करके। जो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा उसमें जो गिवन चीज है उसका एटॉमिक मास को यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहां पर समझिए इस तरह से सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मैंने इसका मॉलिक्यूलर मास आपको एग्जांपल में सिखा दिया था। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 की वजह से यहां पर आया, और प्लस करेंगे क्योंकि 2 एलिमेंट्स थे। जो टोटल रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स है। अब हम लोगों ने इधर निकाला टोटल वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 16 मतलब 18, 18 2 are 36। ठीक है, अब यहां मैंने यूनिट नहीं लिखा, यूनिट के बारे में मैं थोड़ा देर में डिस्कस करता हूं। यहां दूसरी तरफ क्या लिखूंगा, तो दूसरी तरफ मेरे पास हाइड्रोजन है। आप हाइड्रोजन को लिख सकते हो, ऑक्सीजन को लिख सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो सिर्फ ऑक्सीजन में है ना। सो इट्स बेस्ट टू राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन लिखते ही नहीं क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद है। ऑक्सीजन पे काम करना है, ऑक्सीजन लिखते हैं। तो ऑक्सीजन कितना होता है हमें पता है 60 होता है, टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 32। सिंपल सी चीज है। अब यहां सवाल उठता है यूनिट क्या लिखेंगे, क्या यूनिट लिखना जरूरी है। आंसर यहाँ यूनिट नहीं लिखने से भी काम चल जाता है, लेकिन याद रखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो यूनिट क्वेश्चन में ग्राम है, तो अगर दोनों तरफ ग्राम क्वेश्चन में दिया गया तो ग्राम ग्राम कर दीजिए। अगर ये किलोग्राम दिया गया तो किलोग्राम किलोग्राम भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लीटर लीटर मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मिलीग्राम में दिया तो दोनों को मिलीग्राम मिलीग्राम करके आप मिलीग्राम में निकालिए। ओके, अगर जर्नली क्या होता है ज्यादातर जगहों पर इसे क्वेश्चन में ही ग्राम दिया जाता है और आप यहाँ पर भी ग्राम में ही निकालते हो। कभी कभी केजी दिया जाता है ग्राम के अलावा। तो जब मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा तब मैं उस तरह के क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो हम लोगों को क्या मिला, रिएक्टेंट का जो मास था वो 16 है और जो प्रोडक्ट का मास है वो है 32 ग्राम। तो यहाँ एक यूनिटरी मेथड फॉलो करना होगा, लेकिन उससे करने से पहले सवाल के डेटा को यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, तो पहला तो क्वेश्चन था हमें निकालना है, दो चीजें हम लोगों को निकालनी थी, मास क्या होगा और वॉल्यूम क्या होगा। किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के केस में निकालना था कि मास क्या होगा वॉल्यूम क्या होगा। तो ये मास वाला डेटा रेडी हुआ ना, ये मास वाला डेटा हम लोगों ने रेडी किया। तो मास वाले डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, किसका मास आपको बता दिया गया, वाटर का मास बता दिया गया, राइट। वाटर का मास आपको बोल दिया गया कि ये 18 ग्राम्स है, तो सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए 18 ग्राम्स। और हम लोगों को करना क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का मास कितना होगा निकालना है। तो एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन बन रहा है। बचपन में हम लोगों ने सीख रखा है इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सिंस 36 ग्राम अगर आपने वाटर ले रखी है तो इसके केस में आपको कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है 32 ग्राम्स। तो देयरफॉर 1 ग्राम में कितना मिलेगा, ऑब्वियसली आप कम कर रहे हो तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो होगा 32/36 ग्राम्स। और अगर आपको पूछा जाएगा देयरफॉर 18 ग्राम्स में कितने होंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू 32/36। यहाँ पर अब इंक्रीज कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 18 ग्राम। अब 18 will cancel 36 2 times, 2 will cancel 32 16 times. So we are going to get 16 ग्राम। तो आंसर निकल गया 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। Isn't it very easy? अगर आपने क्वेश्चन के बेसिक्स को समझ लिया है, केमिकल रिएक्शन सही लिख दिया है, यू आर रेडी टू डू द सॉल्यूशन। तो स्टेप 2 आपने सीख लिया। स्टेप 2 के बाद आप सिंपली अपना आंसर लिख सकते हो। इसे हम चाहे तो अपना स्टेप 3 भी कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टेप 3 कहना जरूरी है, क्योंकि ये तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। एक कैलकुलेशन स्टेप 1 जो केमिकल रिएक्शन लिखना, और स्टेप 2 रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करना, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग 2 स्टेप में अपना काम खत्म कर लेंगे। अब अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को वॉल्यूम के लिए दिया गया होता तो ये स्टेप 2 जो है ये चेंज हो जाता है। ये स्टेप 2 हुआ जब मैंने मास निकालना था, यही स्टेप 2 होगा जब मुझे वॉल्यूम निकालना है। अगर मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम के लिए बोला गया है तो क्या होगा स्टेप मेरा, चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखने लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग पूरे ही कैलकुलेशन को लिखने के बाद प्लस H2 प्लस O2 केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद हम वॉल्यूम पे काम करेंगे। तो इस पे मतलब ये केमिकल रिएक्शन वही मेरा स्टेप 1 है,
मैंने यहाँ 2 लिखना है। वॉल्यूम के लिए स्टेप 2, तो अगर ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है स्टेप 1 का, तो आप स्टेप 2 क्या लिखोगे इसके नीचे। वॉल्यूम को कैसे समझेंगे, सिंपल तरीके से, जैसे हम लोगों ने पहले समझा था। हमारे पास क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, डेटा गिवन है इसका 18 ग्राम्स, राइट। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास क्या था, तो 18 ग्राम्स नहीं था, ये हमारा 36 ग्राम था, राइट, 36 ग्राम्स, ओके। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 मोल है आपके पास, अगर 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मैंने आपको बता रखा हुआ है। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स का जो इसका 36 ग्राम्स है उसमें वॉल्यूम है 22.4 लीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 ग्राम कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, ये है ना क्वेश्चन। चलिए फिर से यूनिटरी मेथड में, सिंस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर हैज द वॉल्यूम और देन ऑक्सीजन वॉल्यूम इज 22.4 लीटर, तो चलिए एक में निकाल लेते हैं। एक में क्या निकलेगा, 22/36 इतना लीटर, इसलिए अगर हम लोग 18 में निकालेंगे तो क्या होगा, 18 में हमारे पास वैल्यू आएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 18। आप सब डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 11.2 लीटर आएगा, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी विद आंसर। अंडरस्टूड। स्टेप 2 वॉल्यूम निकालने बोला तो वॉल्यूम वाला काम किए, स्टेप 2 अगर मास निकालने बोला तो मास वाला काम किए। तो ये डिपेंड करता है, हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के अंदर में दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोगों ने सिर्फ एक चीज नहीं, आज के क्लास में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 3 टाइप के क्वेश्चन है, मास मास, ये देखिए ये मास मास का एग्जांपल है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, इसे देखिए ये है मास वॉल्यूम, है ना, मास वॉल्यूम। 2 टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बता दिया, लेकिन इस पर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनका डिस्कशन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो काफी ज्यादा लंबा लग रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इस तरह के सारे नोट्स को पाने के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर अभी आपको नोट्स विजिट करने पर नहीं दिख रहा है, यानी कि वेबसाइट अपडेट हो रहा है, आप कुछ दिन बाद दोबारा विजिट कर ले, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दे, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने इस वीडियो के लिए, और नहीं पसंद आने पे डिसलाइक भी कर दे और हमें बता दें क्या प्रॉब्लम है जिनको हम इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट पार्ट।